हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मोशन। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड सम अदर इन मोशन। कह रहा है कि हम लोग अगर डे टू डे लाइफ का बात करें तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, रेस्ट में रहता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि मोशन में रहता है। कह रहा है बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज इन द वेन्स एंड द आर्टरीज एंड द कार मूव। कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, अगर हम लोग क्या करेंगे, स्काई में देखेंगे तो चिड़िया उड़ते हुए दिखती है, पानी में मछली तैर रही है ना। तो खून जो है हमारे क्या होता है, वेन्स और आर्टरीज में बह रहा है। रोड्स पे अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे व्हीकल्स, कार, बस, ट्रक्स क्या होता है, मूव करते रहते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मोशन में है। कह रहा है एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड द गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। कह रहा है कि एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये हम लोग क्या करें, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो प्लैनेट्स है ये भी कंटिन्यूसली क्या होते हैं कि ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये मोशन में ही रहते हैं। कह रहा वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंजेज विद टाइम। कह रहा है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मोशन में कब बोलते हैं, जब वो क्या करता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। जैसे आप स्कूल जाने के लिए अगर क्या होता है कि सवेरे वैन में बैठते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप 7 बजे आपकी वैन खुली तो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या हुआ, बढ़ते रह रहा है ना। आप घर के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, रिफरेंस पॉइंट है आपका घर, और उसके रिस्पेक्ट में जब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम इंटरवल लेंगे तो आपका पोजीशन क्या होगा, लगातार बढ़ते रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि आप जो हैं जब स्कूल जा रहे हैं तो मोशन में है, ठीक है। कह रहा फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूविंग डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। अगर हम लोग बात करें कि एयर में, तो आप देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स को देखते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है कि मूव करता है, पत्तियां क्या करती है, हिलते रहती है। तो इससे ये चीज़ पता चलता है कि जो आपके सराउंडिंग में जो एयर है वो भी क्या है, मोशन में है। मतलब वो क्या कर रहा है कि अपना पोजिशन चेंज कर रहा है विथ टाइम, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वो मोशन में है। What causes the phenomena of sunrise, sunset and the changing season? Is it due to the motion of the earth? Is it true why we don't directly perceive the motion of the earth? अब कह रहा है कि जो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं तो देखते हैं सनराइज होता है, फिर शाम में क्या होता है, सनसेट होता है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बरसात आती है। तो ये सारा जो फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना है, ये आखिर कैसे होता है। तो ये सारा का सारा जो नेचुरल फिनोमिना है, ये सारा का सारा क्या होता है, अर्थ के मोशन के कारण होता है, ठीक है। अर्थ के मोशन के कारण होता है। तो अर्थ का 2 तरह का मोशन होता है, ये रोटेशन करता है, ये क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो उसी के कारण क्या होता है, डे नाइट होता है। उसी के कारण क्या होता है कि जो सीजन का चेंजेस होता है वो सारा का सारा क्या होता है कि अर्थ के मोशन के वजह से होता है। अब एक चीज हम लोग अगर बात करें कि अर्थ पे बैठ के अगर हम क्या कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं आप, तो हमको लगेगा कि हम जो है रेस्ट में हैं। अगर कोई आदमी है ना, क्या होगा, हमको देखेगा तो कह देगा कि हम रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर हमको क्या करेगा, स्पेस से अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो हम क्या लगेंगे, उनको कंटिन्यूसली मोशन में लगेंगे, क्योंकि हम जो है अर्थ पे बैठे हैं। तो हम अगर कह सकते हैं कि अगर हम स्पेस से ऑब्जर्व करें तो अर्थ का हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि मोशन में है ना। तो मोशन में मतलब क्या हो रहा है कि मोशन में है या नहीं है, ये चीज़ होता है, क्या होता है कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम क्या करेंगे कि अगर उसके रेफरेंस पॉइंट, मतलब क्या होगा, किसी वैसे पॉइंट से अगर हम आपका बात कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, आप उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेस से अगर क्या होगा उसको देखेंगे अर्थ पे, तो अर्थ क्या कर रहा है, मोशन में कर रहा है, क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, अर्थ रोटेट और रिवॉल्व दोनों कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ पे जितने भी चीज़ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, मोशन में है। चलिए आगे देखते हैं। An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. For the passenger in a moving bus, the roadside, the trees appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceives that the bus along with the passengers are moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. What do you observe in this observation indicate? अब कह रहा है कि
कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये क्या होता है कि देखने का नज़रिया होता है। मतलब क्या होता है कि आपके रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। मानिए आप स्कूल के बस में बैठ गए हैं, सवेरे आप क्या हुआ कि स्कूल के बस में बैठे। अब कह रहा है कि स्कूल के बस में जब आप बैठे तो आपकी मम्मी क्या कर रही है, आपको क्या कर रही है, सी ऑफ करने आ रही है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप बैठे तो बस खुल गई। अब कह रहा है कि बस जैसे खुली तो क्या होगा कि आप मम्मी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि आपका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मम्मी को लगेगा कि आप जो है क्या है, मोशन में हैं। लेकिन अगर आप बस में बैठ रहे हैं और बस के जो बाकी बच्चे जो बैठे हुए हैं आपके साथ, तो कह रहा है कि उनका पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में जो है क्या कर रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो आपको लगेगा कि वो जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति अगर देखेगा आपको और बाकी बच्चों को, तो उनको क्या लगेगा कि ये सारे के सारे बच्चे जो हैं अलॉन्ग विद द ड्राइवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन में हैं। क्योंकि वो जब आपको देखेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देखेगा कि बस में आप बैठे हैं और बस क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उसको वो जो है बस और बस में बैठे बच्चे क्या लगेंगे कि वो सारे के सारे मोशन में हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आपके रिस्पेक्ट में क्या है कि बच्चे क्या हैं, रेस्ट में, क्योंकि उनका पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए आप क्या कहेंगे, बच्चे रेस्ट में हैं। उसी तरह क्या होगा कि जब आप बस से बाहर देखेंगे तो बस से बाहर देखेंगे तो आपको आसपास का चीज लगेगा कि वो मोशन में है। क्योंकि क्या कर रहा है कि वो पीछे की तरफ मूव करते रहेंगे। मतलब क्या होगा, जब बस आगे बढ़ेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब आपको लगेगा कि आप जो है, मतलब बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप बस पे चलती हुई बस से देख रहे हैं वो क्या है, मोशन में है। जैसे कभी भी आप ट्रेन पे बैठे होंगे तो ट्रेन से जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको लगता है कि सारे पेड़, स्टेशन, प्लेटफॉर्म वो क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो मोशन में। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में आप अपना क्या, आप मोशन में, आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपको अंदर में बैठ के ऐसा लगता है कि बाकी सारे चीज क्या है, वो मूव कर रहे हैं और आप स्टेशनरी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं मोस्ट मोशन और कॉम्प्लेक्स, कह रहा है कि ज़्यादातर जो मोशन होते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझना थोड़ा कठिन होता है। अब आगे देखते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक ए सर्कुलर पाथ। कह रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, सर्कुलर। मतलब क्या होता है कि वो गोल गोल घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। सब में रोटेट एंड फ्यू में वाइब्रेट। अब कह रहा है कि कुछ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और कुछ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे आप बोलते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि वोकल कोड में क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। या आप ड्रम बजाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। कह रहा देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन। We shall also learn to express such motion through the simple equation and the graph। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की मदद से और इक्वेशंस की मदद से समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। कह रहा है कि बाद में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ एंड इक्वेशंस। कह रहा है डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट और इन मोशन। कह रहा है कि जो आपके क्लास का जो दीवार है ना, वॉल्स है, वो क्या रेस्ट में है या मोशन में है। क्योंकि क्या कर रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। आज भी वो वही है, कल भी आप आएंगे वही है, पूरा आप क्या करेंगे, 8 पीरियड वहाँ पे बैठे रहेंगे, उसका पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या कर रहा है कि वो दूसरे दीवार के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। जो दूसरा वॉल क्या है कि स्टेशनरी है, उसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अगर वो उससे 10 फीट दूरी पे है तो 10 फीट दूरी पे ही रहेगा। तो वो कह सकते हैं कि वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है। कह रहा है हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। कह रहा है कि ऐसा कभी आपको लगा है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और वो लगता है अपीयर टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। कह रहा है कि वो जो है अगर रेस्ट में भी है तो क्या कर रहा है, आपको लगता है ऐसा कि आप
मोशन में है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है। आप समझ ही चुके हैं कि कैसे होता है ये सारे चीज़, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग मोशन, अब हम लोग मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। We describe the location of an object by specifying the reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometer north of the railway station. अब कह रहा है कि यहाँ पर आप किसी भी जगह का लोकेशन जो है वो कैसे पता करेंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन आप कैसे लोकेट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है। जैसे कि अगर बात करें कि आप अपने अगर घर का बात करते हैं तो आप अपने घर का जो एड्रेस किसी को बताते हैं तो आप बताते हैं कि रोड से जो है वो क्या है कि 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है। या तो आप क्या होता है किसी वाटर टैंक का अगर आप क्या करते हैं वाटर टैंक लेते हैं, या तो कोई पोस्ट ऑफिस या तो बैंक के रेफरेंस में आप अपने घर का पता बताते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, ये रेफरेंस पॉइंट है, मतलब क्या होता है उसके रिस्पेक्ट में आप अपने घर का पोजीशन बताते हैं, ठीक है। तो वहीं उसी के टाइप का क्या किया गया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक स्कूल है गांव में जो क्या कर रहा है 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन से। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद द रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। We could have also chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify the reference point called the origin. कह रहे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हम स्कूल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल जो है वो क्या है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। मतलब जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, मतलब वो स्टेशनरी है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे जगह का बात कर रहे हैं, मतलब स्कूल का बात कर रहे हैं। आप किसी भी और क्या कर सकते हैं, किसी और चीज़ का ले सकते हैं, जैसे आप बैंक ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन के बदला बस स्टैंड ले सकते हैं, किसी मॉल का पता ले सकते हैं, किसी को भी रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में। जैसे कभी भी आप क्या होता है कि कभी बाहर जाते हैं तो अगर कोई आपको मिलने के लिए बुलाता है तो आप क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर मॉल के नीचे खड़े हैं, मतलब आप रेफरेंस पॉइंट क्या बोलते हैं, उस मॉल का पता देते हैं कि हाँ हम इस मॉल के बाहर में खड़े हैं। तो वहाँ पर आपके पोजीशन का जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, वो मॉल है। मतलब आप बोलते हैं कि मॉल के सामने खड़े, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, वो मॉल हो गया। इसी तरह आप बहुत सारे क्या होता है कि बिल्डिंग्स को है ना, या तो और भी बहुत सारी चीज़ को आप ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन, बिल्डिंग, बस स्टैंड, ये सारी चीज़ को आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं अपने पोजीशन को बताने के लिए। तो किसी भी पोजीशन को बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, अपना पोजीशन को बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन is the motion along the straight line. We shall first learn to describe this by an example. कह रहा है कि जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है कंसिडर एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight path. The object starts its journey from the O, which is treated as the reference point. Let A, B, C represent the position of the object at the different instants. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it comes back along with the same path C through B. अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक पाथ लिया गया, एक रास्ता लिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, O है। ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया गया है, O लिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो पहला जो डेस्टिनेशन आता है इसके पास C आता है, C से ये आगे बढ़ता है B की तरफ बढ़ता है, और B से आगे बढ़ता है A तक ये आता है। तो कह रहा है कि ये O से A आने के बीच में क्या हो रहा है कि ये C को भी क्रॉस करता है, B को भी क्रॉस करता है, फिर दोबारा क्या आता है कि ये जो है इसी पाथ का इस्तेमाल करते हुए ये फिर वापस लौटता है। ये A से क्या होता है, B तक आता है, और फिर फाइनली C तक ये पहुंचता है, ठीक है। कह रहा था टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस AC 60 प्लस 35 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब O से लेके अगर हम लोग A तक का बात करें तो O से A का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 60 किलोमीटर। ये क्या है, 60
किलोमीटर है, ठीक है, 60 किलोमीटर है। तो पहले जो है वो ओ से ए तक गया तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस किया। कह रहा है कि फिर वो वापस क्या हुआ कि ए से जो है वो सी तक आया, तो ए से सी तक आया तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 35 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 35 किलोमीटर। तो अगर ये पूछा जाए कि ये टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना दूरी तय किया, तो पहले वो ओ से ए तक गया 60 किलोमीटर, फिर वो वापस ए से सी तक आया 35 किलोमीटर। मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो किया 60 प्लस 35, मतलब क्या हो जाएगा, वो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 95 किलोमीटर जो है वो क्या किया, कवर किया यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया, ओ को लिया गया, जहाँ ये क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, यहाँ से ये अपने मतलब क्या हुआ कि शुरुआत किया मोशन का, मतलब इसको इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ओ का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, फिर ए के रिस्पेक्ट में सी का डिस्टेंस कितना है, 35 किलोमीटर है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 60 प्लस 35 दैट इज 95 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर किया। आगे देखते हैं। This is the distance covered by the object. To describe the distance, we need to specify only the numerical value, not the direction. अब कह रहा है कि हमको डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू का बात करना रहता है, डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। कह रहा है कि अगर ये बात करें कि आपसे आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो अगर आप बोलेंगे कि 5 किलोमीटर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब क्या होगा, अगर आप डिस्टेंस पूछा गया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 5 किलोमीटर है। अब 5 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन लगाने का जरूरत नहीं है कि आपका स्कूल आपके घर से ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, ये सब बताने का कोई भी जरूरत नहीं है। डिस्टेंस में क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है। There are certain quantities which are described by specifying only the numerical value. The numerical value of the physical quantity magnitude. The numerical value physical quantity is the magnitude. From this example you can find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. The difference will give you the numerical value of the displacement of the O to C. The shortest distance measured from the initial and the final position of an object is called the displacement. अब कह रहा है कि डिस्टेंस तो क्या हो गया, डिस्टेंस तो हो गया कि आप एक्चुअल पाथ जो कवर किए, ठीक है ना, एक्चुअल पाथ जो आप कवर किए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जो आप एक्चुअल पाथ जो है आप कवर करेंगे उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर एक समझते हैं। यहाँ पर ए एक पोजीशन है और यहाँ पर एक बी जो है ये दूसरा पोजीशन है। यहाँ पर ए एक पोजीशन है और बी एक पोजीशन है। आपको कह रहा है कि ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, और यहाँ पर क्या है कि सी है, यहाँ पर सी है। तो आप पहले क्या करते हैं, ए से सी जाते हैं, फिर सी से यहाँ पर डी जाते हैं, और डी से फिर क्या होते हैं कि बी आते हैं, ठीक है। डी से क्या होता है कि बी आते हैं। तो ये जो है आप पहले ए से सी गए, सी से डी गए, डी से बी गए, तो ये जो है ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी दो पॉइंट मतलब ऑरिजिन और फाइनल, इनिशियल मतलब जहां से आप शुरुआत किए थे और जहां तक आपको जाना था उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो क्या होता है स्ट्रेट लाइन में आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब अगर हम इसका यहाँ पर बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ए से बी तक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि ये जो है ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा ए से बी तक वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो है ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये जो है ये क्या है, इसका डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। ये कितना भी घूम के जा सकता है, घुमा फिरा के भी पहुंच सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है कि अगर आप क्या होता है कि कहीं पे अभी आपको जाना रहता है तो आप क्या होता है, घुमावदार रास्ता, जैसे जैसे क्या होता है कि रास्ता घूमता है वैसे वैसे आप जाते हैं। तो वही क्या होता है, ए से बी जाने के लिए क्या कर रहा है, ये अलग अलग डेस्टिनेशन से होते हुए जा रहा है, पहले सी जा रहा है, फिर डी जा रहा है, फिर बी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम लोग शॉर्टेस्ट बात करेंगे ए से बी तक का, तो क्या होगा, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट
हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या होता है कि उसका डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। The distance covered is 60 km and the magnitude of the displacement is 60 km. During this motion O to A come back to B। अब कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर O से A का बात करेंगे, सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट जो है O से लेके A तक जाता है तो इसका डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये भी 60 किलोमीटर होता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ O से अगर हम लोग A तक का बात करें तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एकदम सीधा रास्ता है। ठीक है, तो यही क्या होगा, A से O तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि वापस जब वो ऑब्जेक्ट A से क्या होता है C तक आ जाता है तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर ऑरिजिन, यहाँ पर फाइनल पोजिशन क्या हो गया, इसका C हो गया। फाइनल पोजिशन जब C हो गया, जब इसका क्या हो गया फाइनल पोजीशन, ये क्या हो गया C हो गया, तो अब यहां से यहां तक यही क्या हो गया, यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 to 25, मतलब 25 किलोमीटर जो है इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये किसके बीच में होगा, O to C, मतलब O to C, क्योंकि C इसका क्या हो गया फाइनल पोजीशन हो गया, C इसका क्या हो गया फाइनल हो गया, और ये क्या था O जो था ये था इसका इनिशियल, मतलब यहां से ये जो है अपना दूरी स्टार्ट किया था, मतलब यहां से ये इनिशियल, मतलब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या हो गया फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है 25 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम लोग दूरी का बात करें, डिस्टेंस का बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले वो O से A का लेंगे, फिर A से जो वापस C तक आया था, मतलब 95 किलोमीटर जो होगा इसका डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या होगा 0 हो गया, यहाँ पर O, और फाइनल क्या है C है, तो इस दोनों के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो क्या है 25 किलोमीटर है। तो वही सब चीज़ क्या है हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि टेक ए मीटर स्केल along a rope, walk from one corner of the basketball court to its opposite corner along with the sides, measure the side covered by the magnitude of the displacement. What difference would you notice between the two cases? अब कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक मीटर स्केल लेना है। ठीक है, और उसके साथ क्या करना है, एक रस्सी लेना है, एक क्या करना है लंबा सा रस्सी लेना है, और कह रहा है कि एक कॉर्नर से बास्केटबॉल का कोर्ट का और क्या करना है उसके अपोजिट कॉर्नर तक जाना है। कह रहा है मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब कह रहा है कि अब उसका क्या करना है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है और मैग्नीट्यूड को मेजर करना है। कह रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जैसे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तो क्या होगा एक्चुअल पाथ हो जाएगा, एक्चुअल पाथ हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से देखते हैं, अगर क्या होगा ये बास्केटबॉल का कोर्ट है। अब कह रहा है कि एक बार क्या कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे करके मेजर करिए, ऐसे करके क्या करेंगे पूरा को मेजर करेंगे एक लंबे रोप के साथ। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ से आपका फाइनल, यहाँ से आप स्टार्टिंग किए थे और कह रहा है कि पूरा मेजर करते हुए आप फिर क्या किए इसी पॉइंट पे पहुँच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहाँ से आप स्टार्टिंग किए थे आप क्या हो गया घूम के वहीं पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। क्योंकि अगर आप क्या होगा फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई भी दूरी नहीं रहा, क्योंकि वो वापस क्या हो गया वहीं पर पहुँच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे क्या होगा कि अगर आप सवेरे स्कूल निकलते हैं, घर से स्कूल निकलते हैं और फिर वापस क्या होता है कि घर ही आ जाते हैं, तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ या तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जब आप क्या हुआ कि स्कूल निकले थे और अभी आप घर पहुंचे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि आपका जो इनिशियल पॉइंट था वो क्या था 0, मतलब जहां से आप शुरू किए थे, और फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया आपका घर ही हो गया। तो दोनों जगह जब आपका घर हो गया तो क्या होगा, आप जितना भी डिस्टेंस आप ज़्यादा कवर कर चुके होंगे, आप 5 किलोमीटर गए हैं फिर 5 किलोमीटर आए हैं, तो आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया 0 हो गया। क्योंकि आप जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वहीं आपका क्या हो गया एंड पॉइंट हो गया, तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। अब कह रहा है ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ ए डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड सच
सच डिवाइस इज नॉन एज द ओडोमीटर। अब कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स में जब भी आप किसी व्हीकल्स में बैठे होंगे तो एक डिवाइस लगा रहता है जिससे पता चलता है कि कितना डिस्टेंस वो क्या हुआ, कवर किया, एक मीटर रहता है। तो उसको हम लोग, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। A car is driven from Bhubaneswar to Delhi. The difference between the final reading and the initial reading of the odometer is 1850 km. Find the magnitude of the displacement between the Bhubaneswar and the New Delhi by using the road map of India. अब कह रहा है कि दिल्ली से भुवनेश्वर तक क्या किया गया कि कार से गया गया है। तो कार से जो ओडोमीटर में जो क्या हुआ डिस्टेंस रिकॉर्ड किया गया वो 1850 किलोमीटर किया गया। अब कह रहा है कि आपको मैप के मदद से क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो क्या होता है स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1850 किलोमीटर। कह रहा है कि वो अलग अलग क्या होता है रास्ता लेते हुए गया, इसलिए जो टोटल डिस्टेंस वो कवर किया वो 1850 किलोमीटर किया, जिसको आप क्या करेंगे, कार में जो क्या होगा ओडोमीटर लगा है उससे आप पता चल जाता है कि कितना दूरी तय किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर कह रहा है कि आप बराबर समय में बराबर दूरी को तय करेंगे, बराबर समय मतलब टाइम इंटरवल में क्या करेंगे, आप बराबर दूरी को तय करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, let it travel 5 meter in the first second, 5 meter more in the next second, 5 meter in the third second, 5 meter in the fourth second. In this case the object covered 5 meter in each second, so the object cover equal distance in equal interval of time. It is said to be uniform motion. अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कब कहेंगे, जब कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कार है जो क्या कर रहा है कि 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। 1 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 5 मीटर कवर कर रहा है। फिर अगला सेकंड में क्या कर रहा है, वो 5 मीटर कवर कर रहा है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या कर रहा है, 5 मीटर कवर। मतलब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हर सेकंड में वो क्या कर रहा है, 5 मीटर का दूरी तय कर रहा है। मतलब क्या होता है कि वो बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है। तो ऐसा मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर बराबर समय में बराबर दूरी को तय करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा, जो आपका घड़ी है वो क्या होता है, बराबर समय में क्या होता है, बराबर दूरी तय करता है, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट कवर the time interval of this motion should be small. In our day-to-day life we come across the motion where the object cover unequal distance in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these motion instances for the non-uniform motion. कह रहा है कि आप क्या करेंगे, अगर बराबर समय में है ना, बराबर समय में क्या होगा कि समान दूरी तय नहीं करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे मानिए कि आप पहला 1 सेकंड में क्या हुआ, जैसे अगर क्या करेंगे, अगर हम लोग यहां पर बात करें यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म, ठीक है, और यहां पर बात करें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम लोग पहला 1 सेकंड में यहाँ पर 5 मीटर दूरी तय किए थे, तो ये भी पहला 1 सेकंड में क्या कर रहा था, 5 मीटर दूरी तय कर रहा था। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा सेकंड में बात करें तो ये क्या कर रहा था, ये 5 मीटर कर रहा था। ये दूसरा सेकंड में जो है ये कितना दूरी कर रहा था, ये 3 मीटर कर रहा था। ये फिर तीसरा सेकंड में क्या कर रहा है, ये 5 मीटर कर रहा है, और ये जो है तीसरा सेकंड में क्या कर रहा है, 2 मीटर कर रहा है। फिर क्या रहा है कि ये चौथा सेकंड में क्या कर रहा है, ये फिर से 5 मीटर कर रहा है, और ये फिर चौथा सेकंड में जो है ये क्या कर रहा है, 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है कि 2 तरह का क्या कर रहा है, मोशन है। यहाँ पर 2 तरह का मोशन है। ये क्या कर रहा है,
ऑब्जेक्ट ए के द्वारा तय किया गया है और ये ऑब्जेक्ट बी के द्वारा तय किया गया है। तो ऑब्जेक्ट ए को देख सकते हैं कि ये बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है। मतलब पहला 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर दूसरा सेकंड में 5 मीटर, तीसरा सेकंड में 5 मीटर, चौथा सेकंड में 5 मीटर, मतलब हर सेकंड में ये क्या कर रहा है, 5 मीटर का दूरी तय कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला सेकंड में ये 5 मीटर दूरी तय करता है, दूसरा सेकंड में ये 3 मीटर दूरी तय करता है, फिर तीसरे सेकंड में ये 2 मीटर दूरी तय करता है, फिर चौथे सेकंड में क्या करता है, ये 10 मीटर दूरी करता है। मतलब यहाँ पर हम लोग टाइम इंटरवल एक एक सेकंड का ही लिए, लेकिन डिस्टेंस में आप देख सकते हैं पहले 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 10 मीटर। मतलब क्या कह रहा है कि समय के साथ क्या कर रहा है ये, अब इसमें क्या होता है, इसके डिस्टेंस में क्या हो रहा है कि जितना ये डिस्टेंस कवर करता है उसमें चेंजेस आ जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब बराबर समय में जो है वो क्या होता है कि डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है, अलग अलग दूरी को तय करता है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। The data regarding the motion of the two different objects A and B are given in the 7.1. Examine carefully and state whether the motion of the object are uniform and non-uniform. अब यहाँ पर दिया गया है, दो ऑब्जेक्ट दिया गया है A और B। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है कि 9:30 बजे जो है A जो है वो क्या होता है, 10 मीटर का दूरी तय करता है, B जो है वो क्या करता है, 9:30 बजे 12 मीटर का दूरी तय करता है। ठीक है, अगर हम 9:45 का बात करें तो ये 20, ये 19। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया गया और यहाँ पर 7 मीटर किया गया। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पर भी 9:45 से 10 बजे तक में कितना का अंतर है टाइम में, 15 मिनट का। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि 10 मीटर क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं हर 15 मिनट में क्या कर रहा है कि 10-10 मीटर का दूरी तय कर रहा है ऑब्जेक्ट ए। मतलब ए जो है ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, बराबर समय में बराबर दूरी को क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म का बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होता है कि समय का जो गैप है वो क्या है, 15 मिनट ही है। लेकिन पहले क्या कर रहा है, ये 7 कर रहा है, 7 मीटर, फिर अगला 5, अगला में जो है ये क्या कर रहा है, 4 मीटर, फिर क्या कर रहा है, अगला में ये क्या कर रहा है, 12 मीटर, फिर क्या कर रहा है, 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर। तो कह रहा है कि अलग, मतलब समय इंटरवल जो है, इसका समय का जो गैप है वो क्या है, बराबर है, लेकिन जो डिस्टेंस कर रहा है ये अलग समय में, मतलब क्या हो रहा है, बराबर समय में अलग अलग दूरी को तय कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अब मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। अब कह रहा है कि हम लोग जो रेट ऑफ मोशन है, कैसे मोशन का बदलाव होता है, इसको कैसे पता करेंगे, मतलब जो मोशन हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, इसी का बात हो रहा है। तो जब कभी भी आप क्या होगा, क्रिकेट मैच देखते हैं, जब कभी भी क्या होता है कि बॉलर बॉल को थ्रो करता है तो नीचे जो है उसका स्पीड डिस्प्ले होता है किलोमीटर पर आवर में, है ना। जैसे वो एक ओवर में 6 बॉल है, ठीक है, और तो मानिए कि बुमराह जो पहला बॉल है वो क्या हुआ कि 140 के स्पीड से फेंका, यहाँ पर क्या हुआ कि 140 के स्पीड से फेंका। अब दूसरा बॉल जो ये फेंका ये क्या हुआ, 143 से फेंका, तीसरा बॉल जो है ये 135, चौथा बॉल 145, पांचवा बॉल 132 और छठा बॉल जो है 130 किलोमीटर पर आवर से ये क्या किया, अलग अलग 6 बॉल को अलग अलग स्पीड से फेंका। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बॉल जो है सबसे ज़्यादा स्पीड से फेंका गया, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि जो चौथा बॉल है वो क्या हुआ, 145 किलोमीटर के स्पीड से फेंका गया है, इसलिए जो 4th बॉल बुमराह फेंका है वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्पीड से जो है बुमराह चौथा बॉल फेंका है। तो ये आपको क्या बताता है कि कंपेयर बताता है, मतलब किस रेट से, मतलब कह रहा है कि अगर इसी बॉल को ट्रेवल किया जाएगा तो वो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 140।
ठीक है। पिच तो छोटा रहता है, लेकिन जो बॉल का जो स्पीड होता है वो हमको क्या करता है, कंपेयर करने में मदद करता है, मतलब पहला बॉल दूसरा बॉल। और जो स्पीड आपको शो होता है 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, तो ये आपको ये चीज़ दिखाता है कि अगर वो बॉल अगर 1 घंटा तक ट्रैवल करेगा तो क्या होगा कि वो 160 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा, 140 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो स्पीड दिखाता है, इससे हमको ये भी पता चलता है कि हम लोग अलग अलग जो बॉल फेंका गया उससे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या होगा, रोड के किनारे ऐसा भी देखे होंगे कि स्पीड लिमिट क्या है 50 किलोमीटर और स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या गया है कि यहाँ पर स्पीड के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया है कि आपको जो है जो दूरी तय करना है, यहाँ पर जो आपका स्पीड रहेगा वो रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपके गाड़ी को 1 घंटा में क्या करना है, 40 किलोमीटर के रफ्तार से चलाना है, इसलिए क्या किया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में क्या किया गया है कि आपको 40 किलोमीटर का दूरी तय करना है। उसी तरह यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। मतलब क्या होगा कि 1 घंटा अगर वो गाड़ी चलेगी इसी चाल से तो कितना दूरी तय करेगी, 50 किलोमीटर। कह रहा है लुक एट द सिचुएशन गिवन 7.2, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द डिस्टेंस, so some of the object fast, some move slowly, the rate at which the object move can be different, also the different object move at the same rate. One of the way of measuring the rate of motion of an object is unit time. अब कहते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर क्या कह रहा है कि आप जो है कैसे कर सकते हैं क्या कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, जो ऑब्जेक्ट का अगर आपको क्या करना है कि आपका स्कूल का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है कि 5 किलोमीटर है, ठीक है, और आप जो है 2 लोग ए और बी क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। एक जो ए जो है वो क्या कर रहा है, बी से पहले पहुंच जा रहा है। कहने का मतलब क्या होगा कि ए से जो बी पहले पहुंच जा रहा है, मतलब डिस्टेंस तो दोनों के लिए समान है, लेकिन कह रहा है कि स्पीड के कारण क्या हो रहा है कि ए जो है वो क्या कर रहा है, बी से जल्दी पहुंच जा रहा है। मतलब ए का स्पीड बी के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए उसको क्या हुआ कि कम समय लगता है। जैसे आप स्कूल में भी क्या होगा कि आपके स्कूल में भी जब क्या होता है कोई स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, जब रनिंग होता है 100-200 मीटर का, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सबसे आगे दौड़ता है तो वो क्या करता है, सबसे कम समय लेता है। कह सकते हैं कि वो जो उसका वो कम समय क्यों लेता है, क्योंकि उसका स्पीड जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है कि उसका स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए क्या करता है कि वो कम समय लेता है। जैसे ए और बी के बीच का जो दूरी है वो क्या है, अगर मानिए कि 100 किलोमीटर है और ए जो है वो क्या कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और बी जो है वो क्या कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों के लिए दूरी क्या है, बराबर है। ए को कितना देर लगेगा, मतलब उसको ए को जो है वो क्या करेगा 10 घंटा लगेगा, क्योंकि वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। मतलब 1 घंटा में वो क्या कर रहा है 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो उसको 100 किलोमीटर जाने में 10 घंटा लग जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ बी का बात करें तो बी क्या कर रहा है 1 घंटा में 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो उसको 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 5 घंटा लगेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कंपेयर कर सकते हैं स्पीड से, मतलब कितना टाइम लगेगा। दिस क्वांटिटी इज रेफर टू द स्पीड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड and kilometer per hour require only its magnitude. The speed of an object will be non-uniform, the object in term of the average speed dividing the total distance by the total time taken. अब कह रहा है कि ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स रहता है, मतलब स्पीड से आपको क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इससे वहाँ पहुँचने का समय पता चल सकता है। अगर बोला जाएगा कि आपके सामने 2 ट्रेन है ना, आपको क्या करना है कि कानपुर से दिल्ली जाना है, 2 ट्रेन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। एक का स्पीड बोला गया है कि 80 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का स्पीड बोला गया है 100 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको जल्दी पहुंचना है तो आप जो है किस ट्रेन पे बैठिएगा, तो जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो आपके लिए सेम है, तो क्या होगा जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा जल्दी पहुंचेगा, क्या होगा कम समय में क्या होगा उस दूरी को तय करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या यूनिट लेते हैं।
अगर दूरी आपके पास कम है, अगर दूरी आपको क्या है, कम दूरी को तय करना है, जैसे स्कूल में होता है जो रेस होता है वहां पर क्या होता है कि दूरी कम रहता है, मीटर में रहता है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड भी इसका एक यूनिट है, ठीक है। अगर हम लोग लंबा दूरी का बात करते हैं तो लंबा दूरी में क्या करते हैं हम लोग, किलोमीटर पर आवर लेते हैं। जैसे आपको क्या करना है, स्कूल से घर जाना है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मीटर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर किलोमीटर पर आवर करेंगे। अगर आपको दिल्ली से क्या करना है, बनारस जाना है तो वहां पर भी क्या करेंगे, आपको किलोमीटर पर आवर का स्पीड लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मीटर पर सेकंड क्या होगा, एक छोटा यूनिट हो जाएगा, जो क्या होता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, मतलब क्या रहा है कि उसका स्पीड जो रहता है, उसका जो डिस्टेंस जो कवर करता है वो टाइम इंटरवल अलग अलग मतलब क्या होता है, सेम टाइम इंटरवल पे अलग अलग दूरी को तय करता है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल जो दूरी तय किया गया है और टोटल समय वो कितना लिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो कह रहा है कि 16 मीटर का दूरी तय किया है 4 सेकंड में और दूसरा 16 मीटर का दूरी तय किया है 2 सेकंड में। तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है, 16 मीटर दूरी का तय कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, 16 मीटर कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग समय का बात करेंगे तो समय क्या हो गया, ये कितना लिया है, यहाँ पर समय पहला केस में 4 सेकंड लिया है, दूसरा केस में 2 सेकंड लिया, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल जो समय लिया गया है वो क्या होगा, 6 सेकंड हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में जो है ये निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड को। मतलब यहाँ पर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला 4 सेकंड में ये 16 किलोमीटर तय किया गया था, फिर दूसरा 2 सेकंड में ये 16 सेकंड मतलब 16 मीटर का दूरी तय किया गया था। तो इस केस में क्या किया है कि हम लोग एवरेज स्पीड को निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को लेते हैं। तो वही देख सकते हैं यहाँ पर किया गया 32/6, जो क्या हुआ कि कैलकुलेट करने के बाद 5.33 मीटर पर सेकंड आया है। चलिए अगर हम लोग स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन को भी जोड़ दें, मतलब क्या होगा कि अभी तक हम लोग स्पीड का बात कर रहे थे, तो स्पीड से ये नहीं पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम लोग क्या करें, स्पीड के साथ उसके दिशा को भी मतलब क्या कर दें, अगर बता दें कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इट कैन चेंज बाय द चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन और मोशन और बोथ। कह रहा है कि अगर हम लोग स्पीड के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को मेंशन कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि वेलोसिटी कैसे कैसे बदल सकता है। तो वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो यूनिफॉर्म हो सकता है या तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। मतलब या तो क्या होगा, समान समय में समान दूरी तय करेगा तो वो यूनिफॉर्म हो गया, और क्या करेगा, समान समय में क्या होगा, अगर असमान दूरी तय करेगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो कह रहा है कि ये जो वेरिएबल कर सकता है ये कैसे चेंज कर सकता है, उसके स्पीड से। अगर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। दूसरा जो केस है इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन भी आ गया। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर दीजिएगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड अलोंग विथ इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी मेंशन होता है, तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या कर रहा है, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपका वेलोसिटी अलग हो गया। अब 5 किलोमीटर पर आवर जो है आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, अगर आप स्पीड चेंज कर रहे हैं तब भी वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तब भी आपका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, when an object is moving along a straight line at the variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated the same way as we calculate the average speed. अब कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कह रहा है कि एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है कि डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब अगर वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ ही
कर रहा है। तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे। तो अगर डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी में जैसे हम लोग एवरेज स्पीड निकाले थे उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे कि जो स्पीड है उसके जगह क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है यहाँ पर देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस द फाइनल वेलोसिटी बाय द टाइम टेकन। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, कह रहा है कि वेयर VAB इज द एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल इज द फाइनल वेलोसिटी एंड स्पीड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट। कह रहा है स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो दोनों का सेम होता है, या तो आप मीटर पर सेकंड ले लीजिए, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड ले लीजिए। तो ये दोनों का क्या होगा कि जो वेलोसिटी मतलब जो यूनिट होता है स्पीड और वेलोसिटी का वो दोनों सेम होता है। अब कह रहा है मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू द बस स्टॉप और स्कूल इफ यू कंसीडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और फ्रॉम योर हाउस। अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर कह रहा है कि आपके घर से या तो बस स्टैंड या तो स्कूल का जो दूरी है वो क्या कर रहा है कि वॉकिंग स्पीड जो है वो क्या कर रहा है कि जो है वो क्या है आपका 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपके घर से स्कूल का दूरी या तो बस स्टैंड का दूरी कितना, मतलब आपको घर से स्कूल जाने में 1 घंटा लगता है और आपका जो स्पीड है वो क्या है 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब आपके घर से जो स्कूल का दूरी है या बस स्टैंड का दूरी है वो कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। कह रहा है कि कोई ट्रिप के लिए क्या कर रहा है कि कार शुरुआत कर रहा है, मतलब अपनी ट्रिप को स्टार्ट कर रहा है और उस समय उसके ओडोमीटर में जो रीडिंग दिया हुआ है वो 2000 किलोमीटर दिया है और जब ट्रिप खत्म होता है तो वो क्या हो गया 2400 किलोमीटर। मतलब जो टोटल दूरी वो कार तय किया उस ट्रिप पे वो क्या हुआ 400 किलोमीटर का हो गया और इसको ट्रिप को करने में क्या हुआ 8 घंटा लगा। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड कार का क्या होगा, एवरेज स्पीड मतलब कार जो है वो क्या होगा, एक समान तो चली नहीं होगी, कहीं पे ब्रेक लगाई होगी, कहीं पे रुकी होगी, कहीं पे खाली रोड रहा होगा तो तेज की होगी। तो वो क्या हो रहा है कि 4 घंटा लगा उसको 400 किलोमीटर जाने में। तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वो 8 घंटा लगा था, सॉरी। तो डिस्टेंस जो है वो कार के द्वारा कवर किया गया, तो क्या किया गया, फाइनल स्पीड माइनस फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनल डिस्टेंस कितना कवर किया गया था 400 किलोमीटर और जो इनिशियल डिस्टेंस था वो 2000 था। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ गया 400 किलोमीटर और टाइम जो है वो कितना लिया था 8 घंटा लिया था। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या किया गया 400 किलोमीटर और टोटल टाइम 8 घंटा लिया। तो इसका जो एवरेज स्पीड निकल के आ गया वो क्या हो गया 8 से कटेंगे 8 तो 8 5 से 40 हो जाएगा और 0 तो क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से वो कार चली होगी। और अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है 5/18 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह आगे जो न्यूमेरिकल दिया है कह रहा है कि उषा जो है वो क्या करती है तैरती है 90 मीटर लंबा पूल में, मतलब जो पूल का लंबाई है जो स्विमिंग पूल का लंबाई है उसका लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर, तो वो 180 मीटर जो है वो 1 मिनट में कवर करती है वन एंड टू अनदर एंड। अब कह रहा है कि अब 180 मतलब 90 मीटर का पूल है ना, मतलब उसका जो लंबाई है तो अगर वो 180 मीटर तय करती है तो इसका मतलब एक बार वो एक एंड से दूसरे एंड जाती है फिर से वापस क्या करती है उसी एंड पे आ जाती है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। कह रहा है कि अब एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे एवरेज स्पीड का बात करेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसको टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 80 मतलब 90 + 90 क्या हो गया 180 मीटर। 180 मीटर वो क्या की कवर की और उसको समय कितना लगा 1 मिनट लगा। तो 1 मिनट क्या हो गया 60 सेकंड हो गया। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड क्या होगा 60 से अगर हम लोग कटाएंगे 180 को तो क्या हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 3 मीटर पर सेकंड, मतलब उसका स्पीड जो रहा वो क्या हुआ 3 मीटर प्रति सेकंड रहा। अगर हम लोग उसका एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो वह वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब जो
इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस क्या रहा, जीरो रहा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उसका क्या हुआ था, सेम था। इसीलिए जो होगा इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हुआ, एक ही था, इसलिए क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी उसका जीरो हो गया। अब कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम इन द केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। कह रहा है अगर हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि समान समय में समान दूरी तय करता है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं पर भी वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का किसी भी अगर इंटरवल पे अगर हम लोग क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, सेम रहेगा। तो इस केस में क्या होता है कि ये क्या करता है, अपना स्पीड को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म तो वेलोसिटी क्या करता है, वेरीज करता है, समय के साथ क्या करता है, स्पीड चेंज करता है। वेलोसिटी क्या हो गया, स्पीड विथ डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करेंगे तो क्या करेगा कि वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे क्या करता है, कहीं पर उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाता है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम is non-zero, so we can express the change in the velocity of an object. अगर यूनिफॉर्म में बात करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो चेंज जो था वो क्या था, जीरो था, क्योंकि उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में बात करें तो कभी भी क्या होता है कि स्पीड बढ़ सकता है या घट सकता है, तो उसमें चेंज होते रहता है। मतलब टाइम के साथ क्या होता है कि उसका वेलोसिटी में चेंजेस होते रहता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। To answer such questions, we have to introduce a physical quantity called the acceleration. कह रहा है कि अगर स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है ना, अगर वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। विच इज द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन, मतलब कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ और कितना समय लगा, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। मतलब क्या हुआ कि उसका वेलोसिटी फाइनल क्या था और पहले क्या था, अगर हम लोग फाइनल में इनिशियल को घटा देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन निकल गया। कह रहा है इस तरह का मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन का कह रहा है मतलब क्या होगा कि फाइनल स्पीड जो रहा होगा, फाइनल जो वेलोसिटी रहा होगा, उसमें इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of the velocity and negative when it is opposite to the direction of the velocity. अब कह रहा है कि अगर क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या कह रहा है कि सेमी डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर क्या कह रहा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग डिसेलरेशन भी कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि पहले जो है वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में, और वो बढ़ के 7 किलोमीटर हो गया, तो क्या हुआ, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया। मतलब पर आवर क्या हुआ, 2 किलोमीटर पर आवर का क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया, तो वो एक्सेलरेट कर गया। और अगर ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी कम जाता है, ठीक है ना। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहाँ पे डिसेलरेशन हो गया। मतलब चेंज इन जो वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया। कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय द इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, या तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा या तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कमेगा। ठीक है, तो इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। कह रहा मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलोसिटी चेंजेज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा कि टाइम इंटरवल के साथ क्या हो जाएगा कि बराबर
बढ़ते चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कहला जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म किसको कह सकते हैं, जब क्या होगा अलग अलग टाइम इंटरवल पे क्या होगा उसका वेलोसिटी में अलग अलग चेंजेस होगा तो वो क्या कहला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म चेंज कहला जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म रेट से क्या होगा उसका चेंज हो रहा है, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल पे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, अलग अलग चेंज हो रहा है तो वो क्या कहला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कार इज ट्रेवलिंग ए स्ट्रेट लाइन, द straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving in the non uniform acceleration। कह रहा है अगर कोई कार जो है वो क्या कर रहा है, रोड पे चल रही है तो वो क्या कर रहा है कि सेम टाइम इंटरवल पे जो है वो क्या कर रहा है, अलग अलग वेलोसिटी को क्या कर रहे, फॉलो कर रहे, मतलब अलग अलग उसका जो स्पीड है वो क्या कर रहा है, एक समान स्पीड मतलब एक समान गति से क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो नहीं बढ़ रहा है तो वो क्या कहला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहला जाएगा। मतलब मानिए कि पहला 1 सेकंड में क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, फिर अगला 1 सेकंड में क्या हुआ वो 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, फिर 1 सेकंड में क्या हुआ 6 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि इस तरह से क्या होगा कि सेम टाइम इंटरवल पे जो उसका स्पीड इंक्रीज है वो क्या कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। मतलब समान समय में अगर समान स्पीड नहीं बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और अगर समान टाइम इंटरवल में मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर इन 30 सेकेंड। कह रहा है कि राहुल जो है वो क्या करता है, साइकिल को चलाना शुरू किया और वो क्या हुआ कि 6 मीटर जो है वो क्या हो रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी उसको 30 सेकेंड में मिल गया, ठीक है। देन ही अप्लाइज ए ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। कह रहा है कि अगला 5 सेकेंड में क्या किया, वो ब्रेक लगाया और उसका जो वेलोसिटी है वो घट के क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो पहले 30 सेकेंड में उसका कितना वेलोसिटी था, 30 था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड था, फिर अगला 5 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और बाइसिकल का दोनों केसेस में, तो पहला केसेस में हम लोग देखेंगे जो इनिशियल है वो क्या है, इनिशियल 0 है, मतलब वो क्या हुआ, साइकिल पे बैठ के स्टार्टिंग ही किया तो फाइनल उसका क्या था, 6 मीटर था, मतलब जो वो स्पीड 30 सेकेंड में जो गेन किया वो क्या था, 6 मीटर पर सेकेंड था, और इनिशियल क्या हो गया, 0 हो गया, और टोटल टाइम क्या हो गया, 30 हो गया। तो मतलब उसका जो एक्सेलरेशन रेट था वो क्या था, 0.2 मीटर पर सेकेंड था। अगर हम लोग दूसरा केस का बात करेंगे तो दूसरा केस में क्या हो रहा है कि वो ब्रेक लगा रहा है, अगला 5 सेकेंड में क्या कर रहा है, वो ब्रेक लगा रहा है, तो उसका फाइनल जो स्पीड था वो शुरुआत में क्या था, 6 मीटर पर सेकेंड था, जो घट के क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, और इस टोटल मतलब प्रक्रिया में कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या हुआ था, 4 था और इनिशियल क्या था, 6 था, तो माइनस करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर निगेटिव आ गया। मतलब क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, डिसलरेट हो गया, मतलब उसका स्पीड जब घट जाता है तो उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन निगेटिव में आ जाता है। अगर आपका फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा इनिशियल के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसको हम लोग डिसलरेशन भी कहते हैं, जो क्या होता है, ब्रेक लगाने के केस में होता है, रुकने के केस में होता है।